वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, ध्येय आईएएस कोचिंग द्वारा यूपी पीसीएस प्री के लिए जो मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है उसका आज पहला सेट हम लोग देख रहे हैं। पहले सेट का भाग 2 है। पहले सेट के भाग 1 में हम लोग 50% कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है भाग 2 शुरू हो रहा है जिसमें 50% समाहित किए गए हैं। इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आप लोग जरूर बताइएगा आपके कितने सही हुए, और इसका पहला पार्ट जो है आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए, चाहे तैयारी आरओ की हो चाहे बीईओ की, सब लोग बहुत ध्यान से देखें और सभी प्रश्न को सॉल्व करें क्योंकि प्रश्न का स्तर बहुत अच्छा है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, बीज के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी जाना जाता है? तो उसे बीजावरण, बीजांड द्वार, भ्रूण या भ्रूणपोष क्या कहा जाता है? तो देखिए, उसे भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूण। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से भारत में क्या नहीं पाया जाता? तो स्पाइडर वानर, तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर, इसमें से कौन सा है? तो देखिए, यह है स्पाइडर वानर। स्पाइडर वानर जो है यह प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाया जाता, बल्कि यह कहाँ पाया जाता है? यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका। चलिए नेक्स्ट, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र। तो बताइए, देखिए, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र जो है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पाया जाता है। देखिए, जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट के सभी अधिनियम जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उन्हें आप लिस्ट बना के या लिस्टिंग के द्वारा जहाँ भी आपको मिलता है सब उनको जरूर से जरूर याद रखिए क्योंकि वहाँ से प्रश्न हमेशा बन रहे हैं। नेक्स्ट है, विद्युत जनित परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र जो है क्या परिवर्तित करता है? देखिए, इसको कंफ्यूज किया गया है शुद्ध हिंदी लिख के। इसका मतलब क्या हुआ? जनरेटर। जनरेटर जनरेटर कैसे बिजली जो है बनाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा अर्थात आप लोग देखे होंगे ना, ये डायनमो है। डायनमो जब राउंड में घूमता है तो उससे क्या हो? बिजली बनती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा फाइटोप्लैंक्टन्स के संबंध में सत्य है? समुद्री खाद्य श्रृंखला में ये मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो क्या ये सही है फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में? हाँ, यह पूरी तरह से सही है। पहला कथन तो पूरी तरह सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए ये उत्तरदायी हैं। अर्थात ये ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी पे जो है सबसे ज़्यादा यही बनाते हैं। तो क्या इसके लिए ये उत्तरदायी हैं? तो हाँ, ये भी सही है। तो क्या ये दोनों कथन सही हैं? हाँ, ये दोनों कथन पूरी तरह से सही हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन करने के लिए एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि जो ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं यह जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो हाँ, ये सही है। ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे तभी तो वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह जो है अंतर्ग्रह की श्रेणी में आते हैं? अंतर्ग्रह। तो बताइए, देखिए, अंतर्ग्रह श्रेणी का मतलब क्या हुआ? अंतर्ग्रह का श्रेणी का मतलब ये हुआ कि जैसे ये सन है, सन, और उसके बाद ये रहा पृथ्वी, ब्लू कलर की पृथ्वी रही। इसके बीच में दो ग्रह आते हैं। कौन कौन से आते हैं? बुध शुक्र। बुध शुक्र। तो इन्हें ही क्या कहा जाएगा? इन्हें ही जो है, इन्हें ही अंतःग्रह कहा जाएगा। किसे? बुध को और शुक्र को, क्योंकि ये जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में अवस्थित हैं। तो क्या होगा सही जवाब? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है? तो बताइए, उत्तराखंड को और हिमालय से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये है नीति दर्रा। कौन सा है? नीति दर्रा। अच्छा, यहाँ पे देखिए शिवकिला दर्रा लिखा है। ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। और नाथुला दर्रा यह सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम। माना दर्रा ये भी उत्तराखंड में है, यूके। लेकिन जो है, जो प्रश्न पूछा गया है वो नीति दर्रा इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट, कथन और कारण वाले प्रश्न है। नीचे दिए गए कथन में जो है कारण बताइए। तो पहला कथन जो है, भविष्य में ऊर्जा हेतु आशाप्रद स्रोत सौर ऊर्जा है। क्या ये सही है? हाँ, यह पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु ऊर्जा खनिज सर्वत्र सुलभ नहीं है। तो क्या ये सही है? हाँ, यह भी सही है। तो अब ये बताइए, क्या ये दोनों कथन और कारण सही हैं?
तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरा कथन क्या कह रहा है, परमाणु ऊर्जा सर्वत्र खनिज जो है सर्वत्र सुलभ नहीं है, सभी जगह सुलभ नहीं है परमाणु ऊर्जा। और पहले में कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा जो है आशाप्रद स्रोत है, और सौर ऊर्जा देखिए सभी जगह सुलभ उपलब्ध है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कथन और कारण दोनों सही हैं, एक ही मैटर पे बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? वर्णांध व्यक्ति बताइए। तो ग्रीन और रेड में, ग्रीन और रेड, लाल और हरी में, सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करिए। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7,516 किलोमीटर है, क्या ये सही है? हाँ, यह पूरी तरह से सही है। दूसरा है, सर्वाधिक छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है गोवा है, सबसे छोटी जो है वो गोवा की है। हाँ, यह भी बात सही है। तीसरा देखिए, गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य महाराष्ट्र है, क्या ये सही है? यहाँ पे कन्फ्यूजन बनेगा क्योंकि ऐसे फैक्ट अभी तक कहीं देखने को जल्दी नहीं मिले थे। गुजरात जो है सबसे बड़ी तटरेखा है, ये तो सबको पता है, लेकिन यहाँ दूसरे नंबर पे पूछा जा रहा है। तो पहले नंबर पे आप लोग याद रखिए गुजरात है, और दूसरे नंबर पे क्या है, तो आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है, महाराष्ट्र नहीं होगा। तो सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब बनेगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों क्रम आप लोग याद रखिएगा, गुजरात पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, क्योंकि थोड़ा डीप में प्रश्न आजकल बन रहे हैं, तो बनेंगे तो ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे। विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है? तो वह नदी कौन सी है? वह है बेतवा नदी, बेतवा। चलिए नेक्स्ट, इथमाइड नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? इथमाइड नामक अस्थि बताइए, यह कहाँ पाई जाती है? यह नाक में पाई जाती है। कहाँ? नाक में। अच्छा, कहीं एक बार देखने को मिला था कि मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। तो टोटल 8 हैं। कितने हैं? टोटल 8 हैं चेहरे में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? अब गलत कथन है वो बताना है। पहला है, मानव नेत्र का कार्निया कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है, क्या ये सही है? हाँ, यह पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में स्वस्थ कार्निया का ही दान किया जाता है, तो यह भी सही है। जिसको न पता हो फैक्ट के रूप में याद जरूर रखें। नेक्स्ट है, नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जाता है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। 24 घंटे के अंदर नहीं होता, बल्कि कितने घंटे के अंदर होता है? 4 घंटे। 4 घंटे सही होगा। तो सही जवाब तो मिल गया हम लोगों को। नेक्स्ट देख लीजिए, कार्निया मानव नेत्र के बाह्य भाग में पाया जाता है, तो यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को वृक्क इरिथ्रोपोटिन नामक हार्मोन के स्रावण द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है। कारण है, इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो देखिए, ये दो के दोनों कथन सही हैं और दोनों एक दूसरे को सही से व्याख्या भी कर रहे हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? एक गलत है, कौन सा है बताना है। पेरिटोनिया, पेरिटोनिया वृक्क को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली है, क्या ये सही है? हाँ, यह पूरी तरह सही है। नेक्स्ट है, पेरिकार्डियम हृदय को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली है, हाँ यह भी सही है। नेक्स्ट है, यकृत मूत्र का निर्माण करता है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। यकृत जो है मूत्र का निर्माण नहीं करता, बल्कि किसका? यूरिया का निर्माण करता है। और वृक्क क्या है? वृक्क जो है मूत्र का निर्माण करता है। तो यहाँ दो के दोनों गलत थे। यहाँ पे पूछा गया था सही नहीं है, गलत कौन से हैं? तो 3 और 4 गलत होंगे, सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, संस्थान दिए गए हैं, स्थिति कहाँ पे है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है। पहला है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो यह कटक में है। कटक, कटक अर्थात 4 होगा। दूसरा है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो यह भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में, दूसरे का 3 होगा। उसके बाद सस्यवानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र, यह कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है झांसी में अवस्थित है, दूसरा होगा। और नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, यह जो है नई दिल्ली में अवस्थित है, तो पहला होगा। 4, 3, 2, 1 सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट,
अभिकथन दिया गया है, हृदय शूल को हृदय घात का पूर्वगामी कहते हैं। तो क्या ये सही है? हाँ, यह पूरी तरह से सही है। दूसरा है, दोनों में समान प्रकार का दर्द रोगी को महसूस होता है। क्या ये सही है? हाँ, यह भी सही है। तो क्या ये कथन कारण एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं? नहीं, दोनों कथन कारण एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। हृदय शूल और हृदयघात का पूर्वगामी है, इसकी वजह से समान दर्द नहीं होता, बल्कि जो दर्द होता है क्योंकि कोरोनरी धमनी में जो है वहाँ क्या है, बाधा उत्पन्न होता है रक्त के लिए, इसलिए दर्द जो है उत्पन्न होता है। तो ये हुआ सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। दोनों कथन सही हैं जबकि एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है, दो सूचियां दी गई हैं। कैरोटीड धमनी यह किससे संबंधित है? कैरोटीड धमनी ये किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा। और उसके बाद कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी यह किससे संबंधित है? तो यह हृदय से संबंधित है। उसके बाद फिर आता है मेसेंट्रिक धमनी, मेसेंट्रिक धमनी जो है यह आहार नाल से संबंधित है। और उसके बाद रीनल धमनी यह जो है वृक्क से संबंधित है। तो जो कूट बन रहा है हम लोगों का वो क्या बन रहा है? 3124, 3124 सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट, स्फिंक्टर नामक कपाट मानव शरीर के निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो बताइए, स्फिंक्टर नामक कपाट कहाँ पाया जाएगा? तो यह जो है ग्रास नली और अमाशय के बीच में पाया जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादन की श्रेणी में रखा जाता है? मानव के शरीर में ऊर्जा कहाँ से उत्पादित होता है? विटामिन से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से या जल से? तो ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ भी चुका है। बताइए कौन सी गैस है? तो वो है रेडान, रेडान। चलिए नेक्स्ट, निम्न पर विचार करें। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा और सोन नदी, उपरोक्त नदियों में से कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं? पूर्ववर्ती नदियां, देखिए पूर्ववर्ती नदियों का मतलब ये या पूर्व दिशा से नहीं हुआ, यहाँ पे आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। पूर्ववर्ती नदियाँ मतलब दिशा से नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो नदियाँ अपना प्रवाह मार्ग के स्थानीय उत्थान को, जो उत्थान बीच में पड़ते हैं, उनको काट कर अपने पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण करती हैं, मतलब वो काटते हुए चलती हैं और उसके बाद उस मार्ग पे बनाती हैं, उन्हें जो है पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है। बाकी जो नदियाँ होती हैं वो अध्यारोपित नदियाँ होती हैं कि वो जहाँ से मौका मिला किसी नदी में ज्वाइन हो ली। तो ये कौन सी नदी है जो पूर्ववर्ती नदियाँ मानी जाएंगी? तो ये नदियाँ हैं सिंधु हो गई आपकी, सिंधु, और उसके बाद सतलज और उसके बाद ब्रह्मपुत्र। ये बड़ी बड़ी तीनों नदियाँ जो है पूर्ववर्ती नदियों के रूप में जानी जाती हैं। तो सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी देखिए सोन और स्वर्ण रेखा जो नदियाँ हैं ये क्या है? ये अध्यारोपित नदियों की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। गर्म और शुष्क पवन की बात की जा रही है और यह आल्प्स पर्वत के पास की, और इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है स्विट्जरलैंड में होता है। यह कौन सी हवा के बारे में या पवन, स्थानीय पवन के बारे में पूछा जा रहा है? तो बताइए उसको। चिनूक, ब्लैक रोलर, सिराको या फान? तो बताइए कौन सी हवा के बारे में ये बात की जा रही है? तो ये है फान। फान जो पवन है उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे दिया है चिनूक। चिनूक कहाँ बहती है? राकी पर्वत पे। कहाँ पे? राकी पर्वत के आसपास चलने वाली हवाएं हैं। और जो है ब्लैक रोवर, ब्लैक रोवर जो है यह उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लिथोफाइट, कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां। तो क्या ये सही है? हाँ यह सही है, ये पूरी तरह से मैच है और यही पूछा गया कौन सा मैच है। अच्छा नीचे वाले देख लेते हैं। हेलोफाइट, हेलोफाइट जो है इसे यह किसे कहते हैं? जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियों को हेलोफाइट क्या कहा जाता है? नहीं, ये तो गलत है। तो किसे कहा जाता है? बल्कि नमकीन मिट्टी में, किसमें? नमकीन मिट्टी की वनस्पतियों को हेलोफाइट कहा जाता है। तो इसका देखिए इसमें मिलेगा। उसके बाद पायरोफाइट, पायरोफाइट किसे कहते हैं? तो जो अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियाँ होती हैं, विशेष ध्यान रखिए इसका दिया नहीं गया है यहाँ पे। अग्नि प्रतिरोधी, प्रतिरोधी वनस्पति अर्थात या प्लांट आप लिख लीजिए। प्लांट जो होते हैं वो पायरोफाइट की श्रेणी में आते हैं। जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियों को क्या
क्या कहा जाता है? तो इन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट। हाइड्रो अर्थात जल और फाइट मतलब उस पर उगने वाली। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो बताइए कौन से मैच हैं? सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, क्या ये सही है? तो हाँ, यह पूरी तरह से सही है। और तीसरा देखिए, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यह भी सही है। जो इसमें गलत है वो है कील नहर। कील नहर बाल्टिक सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है, तो क्या ये सही है? यह सही नहीं है, बल्कि जो है कील नहर जो है यह पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, आर्कटिक सागर से नहीं, बल्कि बाल्टिक सागर को किससे जोड़ती है? बाल्टिक सागर को यह उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो सही जवाब क्या बनेगा? 1 और 3 सही मैच है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोबायोटिक यह किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक जो है पामीर पठार के क्षेत्र में निवास करती है? कौन सी ऐसी जनजाति है? तो बताइए कौन सी है? ये खिरगिज है। कौन? खिरगिज। देखिए जो जनजाति हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, चाहे भारत की हो चाहे विश्व की, सभी जो है महत्वपूर्ण जनजातियां हमेशा प्रश्न में बनी रहती हैं। देखिए यहाँ पे कुछ और जनजातियाँ दी गई हैं, जैसे माओरी। माओरी कहाँ की है? तो यह न्यूजीलैंड की। कहाँ की? न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड। और उसके बाद यूकागीर। यूकागीर जो है ये कहाँ की है? यह साइबेरिया की है। कहाँ की? यह साइबेरिया। और बोआर कहाँ की है? यह दक्षिण अफ्रीका की है। दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट, जो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए था, खिरगिज। पामीर के पठार में के क्षेत्र में जो है वास करती हैं। नेक्स्ट देखिए, कथनों का प्रश्न है, पाकिस्तान में वर्षा का अभाव होते हुए भी वह एक कृषि प्रधान देश है। महत्वपूर्ण है, यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है। तो क्या ये सही है? हाँ, दो के दोनों सही है, और कथन और कारण भी एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं। नहरों के जाल बिछे होने के कारण जो है कृषि प्रधान देश पाकिस्तान माना जाता है। चलिए, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों में से कौन से हार्न ऑफ अफ्रीका, महत्वपूर्ण है, हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सम्मिलित हैं? तो वह कौन कौन सा देश है? तो देखिए कौन कौन सा हार्न ऑफ अफ्रीका में आता है। देखिए एक जिबूती आता है, एक सोमालिया आता है और एक इथियोपिया आता है। तो सही जवाब क्या बना? 1, 3 और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। अच्छा, हार्न ऑफ अफ्रीका ये मशहूर किस लिए है? तो ये जो है पशुपालन के लिए है। पशुपालन यहाँ बहुत होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? मेलानेशिया द्वीप समूह, तो बताइए कौन सा भाग नहीं है मेलानेशिया द्वीप समूह का? तो देखिए इसमें वानुआतू और कैलिडोनिया और फिजी, ये तीन के तीनों जो है मेलानेशिया द्वीप समूह के भाग हैं, जबकि टोगो जो है, टोगो नहीं है। टोगो जो है मेलिनेशिया द्वीप समूह का भाग न होकर किसका है? पोलिनेशिया का है। किसका है? पोलिनेशिया। अच्छा, ये द्वीप समूह है कहाँ पे, कौन से लोकेशन पे है? ये द्वीप समूह जो है कहाँ पे अवस्थित हैं? प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? प्रशांत महासागर। और अगर देश आसपास के बोले तो इंडोनेशिया फिलीपींस का जो द्वीप समूह है उसी के आसपास ये सब अवस्थित हैं। आप लोग इन्हें मैपिंग पे जरूर से जरूर देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? कई बार आ चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा याद करके रखिए। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो बताइए कौन कौन सा होगा? देखिए जो होगा वो है गैबोन, मालदीव, युगांडा, केनिया। चार के चारों देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। अच्छा एक प्रश्न और भूमध्य रेखा के लिए, टोटल कितने देश हैं भूमध्य रेखा पे? टोटल 13 देश हैं, आप लोग याद रखिए। चलिए, निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सत्य कथनों का चयन करें। एबोसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, क्या ये सही है? हाँ, यह पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट है,
ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। क्या ये सही है? हाँ, यह भी सही है। इटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्या ये सही है? हाँ, यह भी सही है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 2 3 किस में है? सी में है, सी बनेगा। देखिए ऐसा भी ऑप्शन यूपी पीसीएस में भी खेल होता है कि 1 2 3 कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए, लेकिन उसे इधर से उधर करते रहते हैं वो लोग। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। पहला है अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। क्या ये सही है? हाँ, यह कर्नाटक में अवस्थित है, सही है। दूसरा है बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में। क्या ये सही है? हाँ, यह भी सही है। उसके बाद इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। हाँ, यह भी सही है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान असम। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। असम में न होकर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र MH। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यही मैच नहीं था, बाकी सभी मैच थे। अगर आपको याद ना हो तो आप चार के चारों याद कर लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है। चलिए साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ा दिया जाए अर्थात गर्मी बढ़ रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अर्थात गर्मी बढ़ रही है। तो देखिए ध्वनि की जो चाल होगी वो क्या होगी? 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वायु की जो चाल होगी वह भी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो वायु की चाल भी जो है वो घटेगी। चलिए नेक्स्ट, द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देता है? द्वितीयक इंद्रधनुष, देखिए अगर इंद्रधनुष प्राथमिक बनता है तो क्या कौन कौन से रंग सातों आते हैं? हम लोग पढ़े हैं, विब ग्योर, विबग्योर, यही हुआ 7 रंग। अब अगर द्वितीयक बनेगा तो क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्स, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स अर्थात मिरर आप लगा के देख लीजिए क्या बनेगा। तो बाहर की तरफ क्या आएगा? देखिए इसमें अंदर की तरफ वायलेट आ रहा है, अब बाहर की तरफ क्या चला जाएगा? वायलेट ही जाएगा, तो बैगनी होगा। चलिए नेक्स्ट, मच्छर भगाने वाले लिक्विडेटर में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सबके घर में लगा होगा मच्छर भगाने के लिए जो केमिकल आता है, ऑल आउट और गुड नाइट ऐसे ऐसे करके कई आते हैं, उसमें जो है क्या भरा जाता है? तो उसमें प्रेलिथ्रीन डाला जाता है। क्या? प्रेलिथ्रीन, यही वाष्पीकृत होकर गैस के रूप में निकलता है, जिससे मच्छर जो है भागते हैं। चलिए नेक्स्ट, शराब पीने की पुष्टि करने वाले परीक्षण किट में निम्नलिखित में से किस रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो परीक्षण किट होता है उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट लगा होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और उसमें डाला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यही दोनों डाल के इसको बनाया जाता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि कैसे कंफर्म होता है कि कोई शराब पिया है कि नहीं पिया है। तो उसमें देखिए जब उसमें जो उनकी डिवाइस होती है, डिवाइस में जब फूंक मारने के लिए यहाँ कहा जाता है, फूंक मारने पे सिरके की गंध आती है। अगर सिरके की गंध आ गई तो इसका मतलब पुष्टि हो जाता है कि शराब पिया गया है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। क्या ये सही है? हाँ, यह पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी जो है मध्य हिमालय में स्थित है। हाँ, यह भी सही है। नेक्स्ट है कारागंडा लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र जो है यूक्रेन में स्थित है। क्या ये सही है? नहीं, यह गलत है। यूक्रेन इसलिए दे दिया गया क्योंकि वहाँ पे युद्ध हो रहा है, तो उसकी वजह से ज़्यादा करके सब लोगों को याद होगा। चलिए, ये कहाँ अवस्थित है? कजाकिस्तान में है। कहाँ पे है? कजाकिस्तान। तो ये तो गलत हो गया, 1 और 2 सही है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है? असत्य कौन सा है? असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 3। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में, लोकेशन वाइज पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण है। देखिए बताइए, देखिए पहला हल्दिया, हल्दिया ये कहाँ पे अवस्थित है? ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद फिर जो है मर्मुगोवा, मर्मुगोवा कहाँ स्थित है? तो यह गोवा का है, गोवा। उसके बाद कांडला, कांडला कहाँ पे है? गुजरात, गुजरात। और पारादीप, पारादीप कहाँ का है? यह उड़ीसा में है,
ओडिशा। तो सबसे नीचे कौन सा आएगा? अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो देखेंगे सबसे नीचे यहाँ पे आपका गोवा आएगा, बाकी सब लोग ऊपर ही आएंगे। यहाँ तो हम लोगों का कांडला आएगा जो गुजरात वाला है, ये कांडला आएगा गुजरात वाला। और यहाँ जो है पश्चिम बंगाल में आएगा हल्दिया, और उसके बाद पारादीप उड़ीसा वाला यहाँ अवस्थित है। तो सबसे नीचे कौन सा आएगा? तो सबसे नीचे जो आएगा मुर्मू गाँव जो गोवा में अवस्थित है वो आएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पुष्कर अरावली पहाड़ी में अवस्थित है, क्या ये सही है? तो हाँ, यह पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट है ओंकारेश्वर मांधाता पहाड़ी में, हाँ यह भी सही है। उसके बाद है श्रीशैलम सतमाला पहाड़ी में, क्या ये सही है? नहीं, यह गलत है। श्रीशैलम जो है ये सतमाला पहाड़ी में न होकर किस में है? नलमल्ला पहाड़ी में है। किसमें? नलमल्ला पर्वत माला में अवस्थित है। तो ये तो गलत हो गया हम लोगों का। पूछा क्या जा रहा है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 3, यह सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अमलाई, राजमुंद्री और बल्लारपुर औद्योगिक स्थल किस एक उद्योग के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध हैं? देखिए, सबसे पहले इनका लोकेशन देख लीजिए। अमलाई कहाँ पे अवस्थित है? मध्य प्रदेश, MP। उसके बाद राजमुंद्री कौन सा है? सेकंड पे राजमुंद्री कहाँ पे अवस्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, AP। उसके बाद बल्लारपुर कहाँ पे अवस्थित है? तो यह महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। यह तीन के तीनों जो हैं मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह मुख्यतः जो है कागज उद्योग के लिए प्रख्यात हैं, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, कोयला क्षेत्र और अवस्थिति, तलचर महानदी घाटी में, तो यह तो पूरी तरह से मैच है, महानदी घाटी में है तलचर। उसके बाद है सिंगरेनी नर्मदा घाटी में, क्या ये सही है? नहीं, यह गलत है। नर्मदा घाटी में सिंगरेनी नहीं है। सिंगरेनी कहाँ पे है? गोदावरी घाटी में है। किसमें? गोदावरी में सिंगरेनी, यह तो गलत हो गया। नेक्स्ट है कर्णपुरा दामोदर घाटी, हाँ यह भी सही है। उसके बाद सिंगरौली जो है वह सोन घाटी में, यह भी मैच है। हम लोगों से पूछा क्या गया था? सुमेलित नहीं है। तो क्या हो गया? आंसर नंबर बी हो गया। चलिए, विश्व में प्राप्त होने वाली टीन का लगभग 80% प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? कौन सी चट्टानों से? आग्नेय शैलों से, कायांतरित शैलों से, प्लेसर निक्षेपों से, उपरोक्त सभी से। तो बताइए किससे प्राप्त होगा? देखिए, उपरोक्त सभी से तो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर सभी से प्राप्त होता तो बहुत ज़्यादा प्राप्त होता, टीन इतना ज़्यादा नहीं उपलब्ध है। किससे होता है? प्लेसर निक्षेपों से। चलिए नेक्स्ट, AGR में केवल दूर संचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है। देखिए, सबसे पहले AGR का फुल फॉर्म क्या है? AGR, देखिए AGR का जो फुल फॉर्म हुआ वो है एडजस्टेड ग्रॉस वैल्यू। यह जो है दूर संचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है इसमें। तो हाँ, इसमें ये बात समाहित है, ये सही है। देखिए, ये 1999 में पहली बार आया था। दूर संचार नीति के तहत जो है इसमें क्या होता है? कंपनियों को लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाते हैं, तो उससे संबंधित है। और वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापन हेतु आधार वर्ष 2011-12 का प्रयोग किया जा रहा है, तो यह भी सही है। पूछा क्या जा रहा है? सत्य कौन सा है? तो सत्य दोनों है, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है? पहला है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसे क्या बोला जाता है? IFCI भी बोला जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। उसके बाद फिर है भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, इसे क्या बोला जाता है? ICICI। इसकी स्थापना कब होती है? 1955 में। उसके बाद है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसे क्या बोला जाता है? नाबार्ड बोला जाता है। नाबार्ड, ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, जानने वाली तो सभी संस्थाएं हैं, लेकिन नाबार्ड ज़्यादा करके हमेशा प्रश्न बना रहता है, तो सब इजीली याद रहता है। नाबार्ड कब हुआ था? तो यह जो है 82 में, 1982 में इसकी स्थापना कई बार पूछा भी गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, IDBI जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? IDBI। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1964 में होती है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है सबसे बाद में कौन सी हुई? तो देखिए नाबार्ड वाला 82 में हुआ था नाबार्ड।
तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ, यह बात जो है यह पूरी तरह से सही है। देखिए, मुद्रा का अवमूल्यन करने का मतलब क्या हुआ? देखिए, मुद्रा का अवमूल्यन करने का मतलब ये हुआ कि उसका जो है ना वैल्यू गिरा दी गई। मतलब पैसा बहुत महंगा नहीं है, पैसा कम पैसे में आप ज़्यादा वस्तु नहीं ले सकते, बल्कि ज़्यादा पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा? इससे आयात महंगे हो जाते हैं। आयात महंगे, कोई अगर बाहर से आपके यहाँ सामान डंप करना चाहेगा उसे महंगा लगेगा, जबकि निर्यात हमारे देश की वस्तुएं जो है सस्ती हो जाती हैं। तो दोनों कथन और कारण एक दूसरे को बहुत अच्छे से डिफाइन भी कर रहे हैं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में सम्मिलित है? राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में क्या सम्मिलित किया गया है? राजकोषीय नीति अर्थात फिजिकल पॉलिसी, इसमें क्या क्या समाहित होगा? पूंजी निर्माण, हाँ होता है। संतुलित क्षेत्रीय विकास, यह भी होता है। और संसाधनों का कुशल आवंटन, यह भी होता है। और रोजगार सृजन भी किया जाता है। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही हैं। सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? 80% जो है सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, जो ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। तो सही जवाब तो इसका बनेगा 3 और 4 सही है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश जो है बेनीलक्स संगठन का सदस्य नहीं है? देखिए, जो बेनीलक्स है वह 3 देशों से मिलकर बना है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इसमें जो समाहित नहीं है वो है नॉर्वे। नॉर्वे जो है इसमें समाहित नहीं है। और इसका जो है सचिवालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और वह कहाँ है? बेल्जियम में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट, एग मार्क गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संगठन या संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो बताइए कौन जारी करता है एग मार्क? देखिए, एग मार्क जो है वो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए भारतीय मानक ब्यूरो भी दिया गया है। काफ़ी कन्फ्यूजन इसमें भी बनता है लोगों का। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो इसके द्वारा देखिए ISI वाला लोगो आप लोग देखे होंगे। यह लोगो जो है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए साथियों, इस प्रकार हम लोग जो है 50 प्रश्नों की आज की श्रृंखला जो है समाप्त कर चुके हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट करके बताइएगा। और आपके कितने सही हुए यह भी स्कोर अपना जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।